नमस्कार दोस्तों। एनएचपीसी और एनएचडीसी, एनएचपीसी और एनएचडीसी इनमें बम्पर वैकेंसीज खुली हुई हैं ट्रेनी इंजीनियर और ट्रेनी ऑफिसर्स के लिए, जिनके बारे में ये वीडियो है। तो पूरा वीडियो सुनिएगा बड़े इत्मीनान से, है ना। तो जैसा कि आप देख सकते हो, अच्छा पूरा ये जो सिलेक्शन है, इसमें जो सिलेक्शन होगा आपका, इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं है। रिटन एग्जाम इसलिए नहीं है क्योंकि ये रिटन एग्जाम आपने पहले दे चुके होंगे, और वो रिटन एग्जाम होगा गेट 2023 स्कोर, है ना। मतलब जिसने भी गेट का 2023 का एग्जाम दिया हुआ है वो इसे भर सकते हैं, मतलब क्वालिफाई भी किया हो, क्योंकि जो पहला सिलेक्शन है वो गेट के 2023 स्कोर कार्ड पर ही होना। और याद रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, गेट का 2023 स्कोर कार्ड मतलब 2023 वाला ही चाहिए। 2022-21 वाले इसे अप्लाई नहीं कर सकते। 2023 में जिन्होंने इसे क्वालिफाई किया है उन्हीं के लिए यहाँ पर ओपन है। ब्रांच कौन कौन सी है? सिविल है, मैकेनिकल है, आप सब जानते हो सारी। सबसे ज्यादा पोस्ट सिविल में ही है भैया, 95 पोस्ट टोटल, है ना। और फिर इसके बाद इलेक्ट्रिकल में आपको मिलेगी 75, मैकेनिकल में मिलेगी 77, आईटी में आपको मिल जाएगी 20, है ना। ईसी में जो है वो थोड़ी सी कम है, 4 पोस्ट के आसपास है उसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 4 पोस्ट है ना। और फिर इन्वायरमेंट जो इंजीनियरिंग करते हैं या एमएससी इन्वायरमेंट साइंस में करते हैं, है ना, तो उनके लिए भी है, करीब करीब 6 पोस्ट है उनके लिए। ठीक है, तो ऐसे करते करते 250 से ऊपर करीब करीब पोस्ट है, 269 के आसपास करीब करीब पोस्ट है इसमें। अब देखिए, जो इसमें क्या है ना, एक तो जब आप फॉर्म भरें तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि यहाँ पर 2 कंपनियां एक तरह से, एक है एनएचपीसी और एक है एनएचडीसी। हालांकि एनएचडीसी, इनका मतलब क्या होता है? एनएचपीसी का मतलब होता है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और ये जो एनएचडीसी है ना, ये एनएचपीसी का जॉइंट वेंचर है। इसका क्या फुल फॉर्म होता है? नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये नर्मदा, इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो भोपाल में। कहां पर है? भोपाल में। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा। तो एनएचडीसी लिमिटेड यानी कि नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसका हेडक्वार्टर भोपाल में। तो नर्मदा से जुड़ा हुआ है ना मामला, इसलिए ऐसा है। ठीक है ना। और भैया कुछ नहीं, सिर्फ डिग्री चाहिए, साफ बात है, सिर्फ डिग्री चाहिए आपको। और एक और है जियोलॉजी वाली, है ना, ट्रेनी या ऑफिसर, ट्रेनी ऑफिसर या ट्रेनी इंजीनियर जियोलॉजी का भी है। तो उसमें भी अगर किसी ने जियोलॉजी से किया वो भर सकता है। अच्छा, कौन कौन भर सकते हैं? जैसे मान लो मैकेनिकल वाला है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैकेनिकल वाला है तो जिसने बीई यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करी है, जिसने बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी करी है वो, और जिसने बीएससी भी करी हुई है मैकेनिकल में, वो भी इसे भर सकता है। इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सेम ऐसे इलेक्ट्रिकल के लिए, सिविल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए, आईटी के लिए। अच्छा, आईटी वाला जो है ना, इसके लिए जो कंप्यूटर एप्लीकेशन से पढ़ाई करते हैं, है ना, वो लोग भी इसे भर सकते हैं। समझ गए? अच्छा, 60% चाहिए आपकी डिग्री में, ये बात ध्यान रखना है भाई। और सैलरी तो बहुत हाई फाई है यहाँ पे, आप देख सकते हो। एज जो है भैया, मैक्सिमम एज जो है वो आपकी 30 साल रखी गई है। ठीक है, 30 साल। तो आप कहीं पे भी देखो, ये देखो यहाँ लिखा हुआ, हर जगह 30 साल लिखा है। जैसे मान लो ट्रेनिंग इंजीनियर सिविल है, साफ साफ बोला है भाई, रेगुलर बैच का होना चाहिए। पहली बात तो ये फुल टाइम रेगुलर, कोई पार्ट टाइम वाला नहीं चलेगा। तो इंजीनियरिंग वाला, टेक्नोलॉजी वाला, बीएससी वाला, जिसने सिविल में किया है, सब इसे भर सकते हैं। 60% के साथ है तो। अब एक बात ध्यान सुनिए, सिविल लिखा है मतलब सिर्फ सिविल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, और कोई साफ साफ बोल देना एनी अदर डिसिप्लिन और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन। अगर आपको लगता है कि आपने सिविल जैसी ब्रांच से किसी और से किया और आप भर सकते हैं, तो आप इसे नहीं भर सकते हैं। अगर आपने प्योर सिविल इंजीनियरिंग की हुई है, जो यहाँ पे लिखा है, और कोई नाम नहीं चाहिए इसमें, तो ये आप इसे भर पाएंगे। लेकिन मैकेनिकल डिसिप्लिन में देखो जरा, यहाँ पर साफ साफ बोल दिया उन्होंने, इंक्लूड कर दिया क्या, कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जिन्होंने, मतलब जिसकी ब्रांच मैकेनिकल है वो, जिसकी प्रोडक्शन रही है वो, जिसकी थर्मल रही है वो, जिसकी मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, वो भी भर सकता है इसको। इसके अलावा कोई नहीं भर सकता। सेम इलेक्ट्रिकल में भी उन्होंने कुछ ऑप्शन खोल दिए, जैसे इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डबल ही हो गया। पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज जो ब्रांच होती है उससे भी, और पावर इंजीनियरिंग वाले से भर सकते हैं। इसके अलावा और कोई नहीं भर सकता इलेक्ट्रिकल वाली पोस्ट को। सबसे ज्यादा सिविल में ही है। ईसी में कौन कौन सी डिसिप्लिन आ जाती है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में तो इसमें आ जाती है खुद ईसी, फिर आती है अकेला इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर आता है ईटी भी आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। एक आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, एक आ जाता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एक आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, और अकेला आ जाता है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। ये ब्रांच में अगर आपने कभी कुछ किया है तो आप इसे भर सकते हो। ठीक, ऐसे आप चले जाओ, ये मैंने आपसे कहा था जो आईटी वाला है, तो भाई बनी बात है, डिग्री वाले तो इसे भर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने एमसीए किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, एमसीए मास्टर है उनके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का, वो भी इसे भर सकते हैं। जो जियोलॉजी वाला ट्रेनी ऑफिसर वगैरह है, इसमें अगर किसी ने एमएससी जियोलॉजी में करके रखी है या एमटेक करके रखा है ना, अप्लाइड जियोलॉजी में, तो इसे भर सकता है। और जो इंजीनियर है, ट्रेनी इंजीनियर कौन सा? एनवायरमेंट वाला, तो उसके लिए वही है, बीई बीटेक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से करी तो भर ले, और अगर एमएससी करिए तो एनवायरमेंटल साइंस से करिए तो इसे भर सकता है। ठीक है ना। और बस इतनी खास बात थी। अब यहाँ पर क्या है ना, देखिए यहाँ पर ना आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए सिविल का आप भर रहे हो, तो लेकिन मैंने तो कहा आपसे कि भाई 2 कंपनियां, एक एनएचपीसी और एक एनएचडीसी। तो देखो जरा, एनएचपीसी में ये कैटेगरी वाइज आप देखोगे, देखो एनएचपीसी में 80 सीट है, एनएचडीसी में 11 सीट है।
ठीक है, दिख रही है यहाँ पे। तो आपको सोच समझ के अपना प्रेफरेंस देना है कि आप एनएचपीसी में जाना चाहते हैं कि एनएचडीसी में जाना चाहते हैं, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे आप जनरल के लिए देख सकते हो, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए देख सकते हैं, ओबीसी एनसीएल वालों के लिए देख सकते हैं, एससी वाले के लिए, एसटी वाले के, तो सब आप अपने अपने यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो। टोटल पोस्ट आपको 269 मिलेंगी। ठीक है, क्या इसमें दिव्यांग भाई बहन लोग के लिए? बिल्कुल है भैया, ये रही दिव्यांग भाई बहनों लोग के लिए ना। एक तो ये रहा, है ना, पीडब्ल्यू कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जो यहाँ पर आ सकते हैं वो आप देख लेंगे, जैसे डीफ है, हार्ड हियरिंग है, वन लेग वन आर्म, है ना, सेरेब्रल पेल्सी, लेप्रेसी क्योर्ड, और डॉफिज्म, एसिड अटैक विक्टिम, ये सब लोग इसे भर सकते हैं, ये सब बताया गया। तो बड़ी बात है, आपको डिसेबल का सर्टिफिकेट लगेगा, ये आपको सुनिश्चित करना होगा, है ना, सीएमओ से मिलके। जो आपके वहाँ के सीएमओ होंगे वो आपको प्रमाण पत्र देंगे डिसेबिलिटी का, आपके पास शायद हो भी पहले से, है ना, तो इसको ध्यान रखना है आपको। तो वो यहाँ पर लगेगा, स्कैन करना पड़ेगा आपको, है ना। वो 100 केबी से लेकर के 400 केबी तक आपका डॉक्यूमेंट रहेगा। डॉक्यूमेंट तो सारे, खैर जितने भी आपके मार्कशीट्स वाले डॉक्यूमेंट है ना, उन सब की साइज यही रखनी है जब आप उसे अपलोड करें। अपलोड करना याद रखिए, ऑनलाइन फॉर्म है पूरी तरीके से, ठीक है ना, पूरी तरीके से ये फॉर्म ऑनलाइन है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक। और फिर नीचे आ जाएंगे, ये दूसरी सब कैटेगरी इनकी आ जाएगी भाई, जैसे ये सिविल थी नहीं, ये एक सेकंड रुक जरा, कंटिन्यूड है, दूसरा ही टेबल है, कंटिन्यूड है बस उसका, है ना। इसको ऊपर करता हूँ तो देखो, सिविल के लिए देख लिया आपने। ऐसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और आईटी, मतलब जियोलॉजी वगैरह में दिव्यांग लोगों के लिए नहीं है ना। तो दिव्यांग जनों के लिए टोटल सीट कितनी होगी? 11 हो गई है। समझ गए आप मेरी बात? तो इस तरह से पूरी सीट खाली है। तो अगेन ये सब देखा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते फटाफट से। और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि जो दिव्यांग भाई बहन हैं, इनके लिए ऐसा कहा गया है कि मान लीजिए अगर कहीं आपकी सीट रिजर्व नहीं है, जैसे मान लो अब आपको दिख रहा है ना जियोलॉजी में आपकी सीट नहीं है, तो भी आप जियोलॉजी से ओपन से भर सकते हो, आप किसी से भी भर सकते हो, एससी एसटी, है ना। तो अगर आप उनकी मेरिट को बीट करके आगे पहुंचते हो तो आपको वो सीट मिल जाएगी। मतलब भले आपका जियोलॉजी में इन्वायरमेंटलिस्ट में यहाँ पर नाम नहीं आ रहा है, लेकिन मतलब सीट नहीं है आपके लिए, इस टेबल में ऐसा दिखा रहा है, लेकिन आपको वो भरना है, आपने वो पढ़ाई करी हुई है, तो आप भर सकते हैं वो। आपको जनरल की भी सीट मिल जाएगी, लेकिन आपको जनरल का कट ऑफ पार करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। समझ गए, है ना। और बस ये इसमें खास बात थी। और चलते हैं अब, देखिए अच्छा एक बात और याद रखिए, 4 साल का भैया आपका बॉन्ड रहेगा। यहाँ देखो साफ साफ, द अमाउंट ऑफ 4 लाख एप्लीकेबल फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट एंड 2 लाख फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। कहने का मतलब ये है कि जितने भी अपने जनरल वाले, ओबीसी वाले, एनसीएल वाले और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले, इन सबको 4 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा, है ना। जो 4 लाख का अमाउंट का बॉन्ड है वो साइन करोगे आप। और 4 साल का ही बॉन्ड है भैया, 4 साल से पहले आप इसे छोड़ नहीं सकते, ये बॉन्ड हो गया बिल्कुल, ठीक है। और जो एससी एसटी दिव्यांग भाई बहन है, उन्हें 2 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा। अप्लाई कैसे करना है वो तो फिर आप समझ जाओगे, एनएचपीसी इंडिया की साइट पे आपको जाना, अप्लाई कर देना, वहाँ पे तो सब दिख जाता है। चिंता मत करिए। सर फीस कितनी लगेगी? तो देखिए, जनरल वाले ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल वालों को 600 रुपये लगनी है, और 600 रुपये, और टैक्स वगैरह मिला लोगे तो 708 रुपये लगेगा आपको टोटल, है ना, देखना ध्यान से वहाँ पर। और जो हमारे एससी एसटी, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन और जो महिलाएं हैं, इनको कोई भी फीस नहीं देनी है, इसका इनको ध्यान रखना। हाँ, लेकिन इनको शायद जो है कुछ कुछ फीस देनी पड़ सकती है, तो खैर फॉर्म जब भरोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। और क्या बता दूं मैं आपको, हाँ, जैसे फोटोग्राफ वगैरह जो है आपकी, वो 25 से 50 केबी के बीच में होनी चाहिए, है ना। जो आपका साइन आप जो करते हो वो आपका 15 केबी से लेकर के 30 केबी के बीच में होना चाहिए। तो जब आप इसे भरें तो ये आपका ध्यान रखें। भाई डेट तो बताओ कब से कब तक भरना है, तो वो भी सुन लो जरा, फिर सिलेक्शन बताऊंगा सिलेक्शन कैसे होगा इसमें। देखिए, डेट ऐसा है कि 6 मार्च से ये खुला हुआ है ये फॉर्म भरना, और 26 मार्च इसकी लास्ट डेट है। तो 26 मार्च से पहले पहले आप इसे भर दें, ठीक है ना। स्कैन कॉपी सब तैयार कर लें, है ना। और बस आप आ जाइए सीधे सिलेक्शन की बात करें। सिलेक्शन कैसे होगा? देखिए, सिलेक्शन क्राइटेरिया कुछ यूँ रखा गया है ना। या उससे पहले ये बता दूं, सैलरी वैल्यू तो आपको मालूम है 50,000 से शुरू होगी आपकी। भाई अगर सिलेक्ट हो गए आप तो बहुत कुछ मिलता है भाई, ये पीएसयू है ये, है ना। अब देखिए, इसमें ऐसा है कि आपको कहाँ भेज सकते हैं, ये आपको किसी प्रोजेक्ट के थ्रू भेज, किसी प्रोजेक्ट में भेज देंगे, जो प्रोजेक्ट चलते रहते हैं ना 2 साल 3 साल तक, तो वहाँ भेज सकते हैं। या किसी पावर स्टेशन में आपको लगा देंगे, कोई ऑफिस इनका, या कोई जॉइंट वेंचर जैसे नर्मदा में लगा दिया, या और जो इनके वेंचर्स होंगे वहाँ भी लगा सकते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका शुरू होता है, जो आपका गेट का स्कोर कार्ड है 2023, 100 नंबर का, उसमें से 100 में से ये लोग एक कट ऑफ चुनेंगे, ठीक है ना। एक कट ऑफ चुनेंगे और आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, मतलब गेट स्कोर कार्ड पे आप शॉर्टलिस्ट हो गए। और मैं फिर से बता देता हूँ, बार बार कमेंट में परेशान मत होना कि कैसे सिलेक्शन हो रहा है। गेट के स्कोर कार्ड में जो 100 नंबर का है, ये लोग एक लिमिट चुन लेंगे कि एक कट ऑफ ये खुद बनाएंगे और आपको चुनेंगे। जिनको भी चुन लिया जाएगा उनको मेल और मैसेज मिलेगा, इसलिए मेल आईडी ये सब अपनी 1 साल तक चेंज नहीं करना, साथ साथ पीडीएफ में लिखा हुआ है, ठीक है। अब सर मान लो हमारा शॉर्टलिस्ट हो गया, तो फिर हमें क्या करना होगा? तो फिर आपको ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
अब हमें ये जानना है सर कि मेरिट लिस्ट किस पर बनेगी, क्या वो गेट स्कोर कार्ड पे निर्भर करती है, जीडीपीआई पे निर्भर करती है, दोनों पे निर्भर करती है। सर वेटेज कितना है, देखो आपके गेट स्कोर कार्ड का वेटेज है 75%, यानी मेरिट लिस्ट में इसका 75% योगदान रहेगा और आपके जीडीपीआई का 25% योगदान रहेगा। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, और आप ध्यान सुनिए, ये जो आपका ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू हो रहा है ना, इसको कब माना जाएगा कि आप इसे पास कर गए? भाई ये जो इसका योगदान मेरिट लिस्ट में 25% है, आप उसको छोड़ दो आप, ठीक है ना, वो जितना भी है, ये जितने भी नंबर का हो, जनरल वाले, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले और ओबीसी एनसीएल वाले कैंडिडेट को अगर जीडीपीआई क्वालिफाई करनी है तो उन्हें जितने भी नंबर का वो हो रहा है उसे उसका 40% लाना पड़ेगा, है ना, जितने भी नंबर का जीडीपीआई हो रहा हो उसका 40% उन्हें लाना पड़ेगा, और एसटी एससी वालों को 30% उनका लाना पड़ेगा। समझ गया मेरी बात, ये इसका ध्यान रखना है। भाई प्रेफरेंस आपको बहुत सही देनी है, जैसे फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस किसको, जैसे एनएचपीसी में आप काम करना चाहते हैं कि एनएचडीसी में, जो प्रेफरेंस आप पहले रखेंगे वही मिलने की ज्यादा गुंजाइश है ना। और एक बार अगर आपको कोई एनएचपीसी या एनएचडीसी अलॉट हो गया तो आप चेंज नहीं कर सकते, ये बात इन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, पेपर का कोड यहाँ पे देख लीजिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए सीई है, इलेक्ट्रिकल के लिए ईई है, मैकेनिकल के लिए एमई है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के लिए ईसी, और कंप्यूटर साइंस और आईटी वाले के लिए सीएसई है, जियोलॉजी जियोफिजिक्स के लिए जीजी, और एनवायरमेंटल साइंस के लिए ईएस। ठीक है ना, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। और क्या बता दूं मैं आपको, मैंने सबको बता दिया। अच्छा, क्रीमी लेयर वगैरह, अच्छा कोई गवर्नमेंट ऑफिसर, मतलब जो गवर्नमेंट वाले हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, वो लोग भी इसे भर सकते हैं, है ना। मैं भी साइट पे ले जाऊंगा, आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, लिंक वगैरह भी दिखा दूंगा मैं आपको। देखिए, तो मैं ये बता रहा था आपको कि जो गवर्नमेंट है, जो कहीं पे पहले से गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, वो इसे भरना चाहते हैं तो उन्हें एनओसी लगेगा, आपको अपने बॉस से एनओसी यानी नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट लेकर के आना पड़ेगा। ठीक है ना। छूट वगैरह जो है सर, 30 साल की मैक्सिमम एज बताई नहीं, छूट है, जैसे एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों को क्या कहना चाहिए, 3 साल की छूट मिलती है, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में जनरल वालों को 10, उनमें ओबीसी वालों को 13, और उनमें एससी एसटी वालों को 15 मिल जाती है। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन वगैरह को भी 3 से 5 साल की छूट मिल ही जाती है, तो फिर वो उन्हें सब कुछ लगाना पड़ता है अपना। समझ गए मेरी बात। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों को इनका इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, एससी एसटी को कम्युनिटी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ये सब सर्टिफिकेट वगैरह सब रेडी रखना है आपको, ताकि आप उसे लगा सके वहां पर। क्लियर हुई कहानी, है ना। तो भैया देखिए, अगर आपने अच्छे से फॉर्म नहीं भरा, गेट स्कोर कार्ड का रजिस्ट्रेशन, अब आप देखो, अब आपको क्या क्या तैयार रखना है। बनी बात, अगर गेट स्कोर कार्ड पे हो रहा तो जब मैं फॉर्म भरूंगा तो मुझसे क्या मांग लेंगे, वो गेट स्कोर कार्ड की कॉपी मांग लेंगे, तो वो स्कैन करके मुझे रखनी पड़ेगी। समझ गए ना। अगर आप मेडिकल वगैरह के डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट मांग लेते हैं, है ना, वैलिड प्रूफ आईडी लगेगी, बनी बात है, सब लगने वाला है, तो आपको सोचना चाहिए सारी मार्कशीट्स की फोटो कॉपी करवा लो, 10th 12th दुनिया जो सर्टिफिकेट आपने जिंदगी भर में लिए वो सारे लगा दो वहां पर। ठीक, ऐसा काम है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो दिव्यांग भाई बहन उनके लिए लगेगा, है ना, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जिनका भाई ग्रेडिंग सिस्टम था उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करने वाला एक सर्टिफिकेट लगता है, उसके लिए भी लगता है। तो डिक्लेरेशन कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, ये रहा, सर्टिफिकेट फॉर प्रिंसिपल स्टेटिंग दैट द कैंडिडेट हैज पास द कोर्स ऑन फुल टाइम रेगुलर बेसिस, है ना, एक सर्टिफिकेट वो मिलता है, वो मिलता ही है आपको, सबको सबको मिलता है वो चीज़, तो समझ गए। ईमेल एक्टिव ये सब करना, सारा फॉर्म ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, और मेरे ख्याल से कुछ नहीं बचा है। ठीक है, तो लो भैया, यहीं से ये वीडियो समाप्त हो जाता है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट करके, और कोई डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। गेट के, है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गेट 2023, है ना भाई, ये जिसने दिया है वो ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों इस पर जो भी अपडेट आएगा तो वो मैं यहीं आकर के बताऊंगा, इसलिए मुझसे जुड़े जरूर रहे, है ना। इसी में सब्सक्राइब करके बेल वेल आइकन सब दबा करके रख लो यहाँ पर, ताकि आपको सब कुछ अपडेट मिलता रहे। ठीक है, भटकना ना पड़े आपको, तो इसमें अगर कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा। ठीक है, और अभी और भी मैं बहुत सारी नोटिफिकेशन यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो जुड़े रहो और नोटिफिकेशन देखते रहना, है ना। कभी कुछ आ गया नहीं पता चलता है ना, तो कभी कभी वीडियो मतलब यूट्यूब पे चला जाया करो, वीडियो को दबा करके देख लिया करो, कुछ नया मैंने डाल दिया है कि नहीं डाल दिया। गेट के 2023 पर अभी मैंने और भी बहुत सारी वैकेंसीज बताई थी, देख लो, उनको भी चेक कर लो कि इनकी डेट तो नहीं निकल गई है। ठीक है, जैसा भी हो, है ना, और कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर कैसी लगी वीडियो आपको, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो और आपकी नौकरी जल्दी लगे।